Good morning and hello everyone. This is Shoaib Tyagi, lecturer at Impact College Science and Technology, Rampur. Welcome to Impact Agri classes. I hope all of you are fine. Students, कंटिन्यू हम आपके लिए रेनफीड एग्रीकल्चर एंड वाटरशेड मैनेजमेंट के एक अच्छे कंटेंट के साथ में आपको लेक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं। अच्छा एक्सप्लेनेशन देने की आपको कोशिश कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर भी हमारा जो था वो रेनफीड एग्रीकल्चर एंड वाटरशेड मैनेजमेंट का हमारे उसी सब्जेक्ट का हमारे टॉपिक था। टॉपिक जो थे हमारे उसमें मैंने आपको ड्राई लैंड एरिया इन इंडिया ये टॉपिक मैंने कवर किया था कि हमारे इंडिया में कौन कौन सा एरिया ड्राई लैंड है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको ये वाला मैंने कर दिया था। और एक मैंने आपको रेनफीड एग्रीकल्चर या रेनफीड फार्मिंग और ड्राई फार्मिंग के बीच में मैंने आपको डिफरेंस बताया था एक टेबल के फॉर्म में बनाकर। और मैंने रेनफॉल को भी क्लासिफाई किया था। तो कल का जो हमारा लेक्चर था वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव था अबाउट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बिहाफ से और हमारे एज वेल एज एकेडमिक हमारे एग्जामिनेशन के बिहाफ से भी वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा प्रीवियस लेक्चर था। तो हमने अभी सारे लेक्चरों में हमने रेनफीड एग्रीकल्चर के बारे में जाना, क्या होता है, हमने पूरा डिटेल में सब चीज़ें आपको बताई। क्यों जरूरी है ये भी मैंने आपको बताया, सारी चीजें मैं आपको बता चुका प्रीवियस लेक्चर में। तो आज हम जो टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं वो टॉपिक है हमारा प्रॉब्लम इन रेनफीड एग्रीकल्चर। रेनफीड एग्रीकल्चर में क्या क्या है, किसानों को जनरली समस्या देखने को मिलती है, कौन कौन सी समस्या इसके अंदर होती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको किस तरीके से हम उनका मैनेजमेंट कर सकते हैं, क्या क्या मेथड्स हमने मैनेजमेंट के उसमें अपनाने चाहिए। तो हम चलते हैं विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम अपने लेक्चर की तरफ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं वो क्या है, हमारा प्रॉब्लम ऑफ रेनफीड एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो अगर मैं प्रॉब्लम की बात करूं तो रेनफीड एग्रीकल्चर में मुख्यतः प्रॉब्लम किस चीज की रहती है हमारी, तो हमारी नमी की कमी रहती है, वहां पे मॉइस्चर डिफिशिएंट रहता है। और दूसरा हमारा वहां पे क्या रहती है, दूसरा हमारा रहती है वहां पे किसी पर्टिकुलर एरिया में रेन ज्यादा हो जाएगी। भाई ड्राई रीजन में तो मॉइस्चर की कमी रहेगी, लेकिन जो रेनफीड एग्रीकल्चर या हमारा रेनफीड फार्मिंग है उसमें मैंने आपको बताया था कि वहां पर रेनफीड फार्मिंग होती है जहाँ पे हमारी एनुअल रेनफॉल हमारी कितनी होती है 1150 mm से ज्यादा। तो उस पर्टिकुलर एरिया में कुछ रीजन, कुछ क्षेत्र ऐसे भी होते हैं जिनमें हमारे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल की वजह से, असमान वर्षा की वितरण की वजह से किसी पर्टिकुलर एरिया में हैवी रेनफॉल भी हो जाता है और किसी में रेनफॉल हमारा अनसफिशिएंट होता है। तो जिसमें हैवी रेनफॉल हो रहा है वहां पे वाटर लॉगिंग कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो वाटर लॉगिंग कंडीशन जब डेवलप हो गई तो वहां पे हम क्या करेंगे, उसमें हम जल निकास सुविधाएं अपनाएंगे, ड्रेनेज फैसिलिटी वहां पे प्रोवाइड कराएंगे। और जहाँ पर हमारा ड्राई स्पेल्स है, सूखा पड़ा हुआ है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस करेंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे किस में आती है, रेनफीड फार्मिंग में आती है। और इसमें क्या होता है हमारा, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो मॉनसून होते हैं वो कभी कभी जल्दी आ जाते हैं, ये भी देखने को आपको प्रॉब्लम मिलेगी रेनफीड एग्रीकल्चर में। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो मॉनसून है वो लेट आते हैं। तो जब जल्दी आ जाते हैं हमारे मॉनसून तो तब भी हमको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारी क्रॉप का सीजन आया नहीं है, मॉनसून पहले आ गए, क्रॉप सोन करने का टाइम आया नहीं है, मॉनसून हमारे पहले आ गए। अब वहां पे हमारे पास में कोई इरिगेशन फैसिलिटी तो है नहीं कि हम अगर मॉनसून हमारे पहले आ गए तो कोई बात नहीं, हम बाद में इरिगेशन का यूज करके हम क्रॉप की बुआई कर लेंगे। नहीं, वहां तो हमारे पास में कोई इरिगेशन है ही नहीं, तो हमें टोटली किस पे डिपेंड है, रेनफॉल पर डिपेंड है। तो ये सारी प्रॉब्लम भी आती है। और कभी कभी ऐसा होता है हमारा कि मॉनसून हमारे लेट हो जाते हैं। अब जब मॉनसून लेट हो गए, अब हमारा जो क्रॉप सोविंग का जो समय था वो निकल रहा है, हमारी फसल की बुआई लेट हो रही है। तो जब वो लेट हो रही है तो हमारा जर्मिनेशन पे इफेक्ट पड़ेगा, उसके ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, उसके प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम आती है हमारे किसमें, रेनफीड एग्रीकल्चर में,
कभी कभी लंबे समय तक हमारा सूखा पड़ जाता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल हो जाता है, किसी एरिया में ज्यादा बारिश हो जाएगी, किसी में कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम हमारी बहुत मेजर प्रॉब्लम मैं आपको यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आपको प्रॉब्लम का ही नहीं पता होगा तो आप हमारे रेनफीड फार्मिंग या रेनफीड एरिया का आप मैनेजमेंट कैसे करोगे, क्योंकि हम क्या है, एग्रीकल्चर वॉरियर है, तो सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही है। किस तरीके से हम क्रॉप्स को मैनेज करना हमको सिखाना है किसानों को। क्रॉप्स ड्राई लैंड एरिया में कैसे ग्रो करने ये भी हम लोग ही सिखाएंगे। तो जब हमको खुद ही नहीं पता होगा कि प्रॉब्लम्स क्या है, उनका हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो हम ये चीजें नहीं कर पाएंगे। तो चलते हैं हम यहाँ पे वन बाय वन हम देखते हैं। वैसे ओरली में आपको बता चुका हूँ यहाँ पे, तो देखता हूँ मैं आपके लिए यहाँ पे जो लेकर आया हूँ वो क्या है। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम है हमारी, सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम है जो मैं आपको बता चुका हूँ, वो है हमारी इनडिक्वेट एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। अब आप समझ रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे सर ये क्या है। इनडिक्वेट का मतलब है कि अपर्याप्त, ठीक है, अपर्याप्त। एंड अनइवन का मतलब है असमान, असमान, ठीक है, अपर्याप्त और असमान डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, बारिश का अपर्याप्त वितरण और असमान वितरण, ठीक है। अपर्याप्त वितरण मतलब जितना हमारे क्रॉप्स को मॉइस्चर या जितना उसको सोइल के अंदर उसके सीड को जर्मिनेशन करने के लिए जितना मॉइस्चर चाहिए था हमारी सीड को ग्रो होने के लिए, उतना उस सोइल के अंदर मॉइस्चर अवेलेबल नहीं है, तो फिर हमारा जर्मिनेशन परसेंटेज घट जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, मतलब कहीं पे वर्षा हमारी क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, कहीं पे कम हो रही है, भी बता चुका हूं। तो मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, कल्टीवेशन ऑफ लो वाटर रिक्वायरमेंट क्रॉप। भाई जहां पे हमारा असमान वर्षा का वितरण हो रहा है और जहां पे हमारा अपर्याप्त मॉइस्चर है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि ऐसी क्रॉप ग्रो करें जिसका वाटर रिक्वायरमेंट हमारे कम से कम हो, ठीक है। अब ऐसी क्रॉप्स कौन कौन सी है हमारी लो वाटर रिक्वायरमेंट की, इसमें इसके अंदर हमारी जितने भी मिलेट्स हैं वो आ जाएंगी, हमारी मिलेट्स आ जाएंगी, ठीक है। इसके साथ में हमारे क्या आ जाएंगे, पल्सेस आ जाएंगे, कॉटन भी आ जाएगी, कस्टर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी क्रॉप्स, इन सारी क्रॉप्स के हमारे क्या है, वाटर रिक्वायरमेंट हमारी कम होती है, लो वाटर रिक्वायरमेंट है, तो उनको पहले चॉइस करना पड़ेगा यहाँ पे। इस पर्टिकुलर एरिया में के मैनेजमेंट के लिए हमको क्या चॉइस करना पड़ेगा, कि हमको ये चॉइस करना पड़ेगा कि हमारा ऐसी कौन कौन सी फसलें हैं जिनका वाटर रिक्वायरमेंट हमारा लो है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप ग्रोन। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसी क्रॉप की चॉइस करेंगे जिसका लाइफ साइकिल कम हो, ठीक है, जिसका लाइफ साइकिल कम हो, शॉर्ट ड्यूरेशन हो, छोटी अवधि की हमारी फसल हो। तो इसके अंदर कौन कौन सी शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स आएंगी हमारी, ठीक है। हमारा उर्द आ सकता है, पल्सिस में अगर हम बात करें, पीजन पी आ सकता है या पी भी आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ज्यादातर हमारी कौन सी रहेंगी, इसमें हमारा सोरगम भी आ सकता है, ज्वार वगैरह, ठीक है, बाजरा भी आ सकता है, पर्ल मिलेट वगैरह, ठीक है। तो ये सारी फसलें हमारी कौन सी, इनकी शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है हमारी, इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो छोटी होती है। नेक्स्ट है हम क्या करेंगे यहाँ पे, प्रोवाइडिंग लाइफ सेविंग इरिगेशन। अब लाइफ सेविंग इरिगेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे लाइफ सेविंग इरिगेशन का मतलब क्या है कि हमको क्या करना पड़ेगा, अपने जो हम रेनफॉल वाटर है ना उसको स्टोर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, किसी पर्टिकुलर एरिया में हमें उस रेनफॉल वाटर को स्टोर करना पड़ेगा, और वो स्टोर वाटर हमको तब देना है जब हमारा क्रिटिकल इरिगेशन क्रॉप ग्रोथ पीरियड हो, ठीक है। क्रिटिकल क्रॉप ग्रोथ पीरियड हो, जब उसको इरिगेशन की आवश्यकता हो फसल को, जैसे कि हम उसको दे सकते हैं, ठीक है, हम उसको दे सकते हैं किस पर, फ्लावरिंग स्टेज पर दे सकते हैं, ठीक है। फ्लावरिंग स्टेज पे हम क्रिटिकल ग्रोथ पीरियड होता है हमारा, फ्लावरिंग स्टेज पे वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। या हम क्या कर सकते हैं, उसको टिल्डिंग स्टेज पे भी हम दे सकते हैं, ये भी हमारे क्रिटिकल ग्रोथ पीरियड है।
जब टेलर्स बनने होते हैं हमारे फसल के अंदर कल्ले निकलने होते हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना है, उसको एक इरिगेशन देना है, लाइफ सेविंग इरिगेशन, जो उसकी क्या करते हैं, उसकी लाइफ को बचा सके, प्लांट की लाइफ साइकिल कंप्लीट होने में उसकी वो इरिगेशन बहुत मददगार साबित हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है हमारी, ये देखो नंबर 2 प्रॉब्लम हमारी क्या है, लॉन्ग गैप इन रेनफॉल। हमारी जो वर्षा होती है ना, मानसून वाली वर्षा जो होती है, उसमें यहाँ पे बहुत ज्यादा समय हो जाता है। एक बार मानसून हो गए, फिर दूसरा मानसून होने के बीच का जो दरमियान का जो समय है वो बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। लेट मानसून आते हैं, तो लॉन्ग गैप, अगर रेनफॉल में हमारे गैप लॉन्ग है, लंबा गैप है, बारिश होने में गैप हमारा ज्यादा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसका कैसे मैनेजमेंट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इंक्रीज इन सीड रेट टू ऑब्टेन मोर पॉपुलेशन। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो बीज दर है उसको बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे, क्योंकि देखो जब एक तो हमारा यहाँ पे मॉइस्चर, क्योंकि हमारा जो लॉन्ग गैप किसके अंदर आ रहा है, रेनफॉल के अंदर। लंबे समय तक रेनफॉल, एक बार रेनफॉल होने से जब वो दूसरी बार रेनफॉल होगी, उसके बीच का जो गैप है वो बहुत ज्यादा लंबा होता है, ठीक है। तो जब रेनफॉल में गैप हमारा लंबा है, तो सोइल के अंदर मॉइस्चर जो होगा वो भी पर्याप्त मात्रा में होगा, बहुत कम मॉइस्चर होगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमारा जो सीड रेट है इसकी क्वांटिटी को बढ़ा देंगे। क्यों, क्योंकि वहां पे हमारी जो जर्मिनेशन परसेंटेज होती है, जर्मिनेशन परसेंटेज हमारी बहुत लो होती है, ठीक है। उसमें से अगर हम जर्मिनेशन परसेंटेज की बात करें तो हमारे 60 से 70% जर्मिनेशन परसेंटेज ड्राईलैंड एरिया में होती है, ठीक है। और हमने मतलब 100 किलो सीड को हमने क्या करा, किसी पर्टिकुलर एरिया में हमने उसका सोन करा, उसकी बुआई करी। अब 100 किलो सीड में से 60 से 70 किलो सीड ही हमारे जर्मिनेट कर पाएंगे, बाकी के जो हमारे 20 से 30 किलो सीड है वो हमारे क्या हो जाएंगे, उनका जर्मिनेशन ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जब उनका जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो घट जाएगा, हमारा प्रोडक्शन घट जाएगा, हमारे फील्ड के अंदर प्लांट पॉपुलेशन कम हो जाएगी। प्लांट पॉपुलेशन कम होंगे तो हमारा प्रोडक्शन डायरेक्टली घटेगा, ठीक है। जब प्रोडक्शन घटेगा तो ये हमें डायरेक्टली क्या हो गए, हमारे क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, हमारी प्रोडक्शन में कमी आ जाएगी, इनकम हमारी कम हो जाएगी। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं कि जैसा हमें देखना है कि भाई 60 से 70% जर्मिनेशन परसेंटेज है, तो हम क्या करेंगे, वहां पे सीड रेट बढ़ा देंगे, ठीक है। 20 से 30 किलो सीड रेट ज्यादा कर देंगे कि अगर कुछ सीड हमारे जर्मिनेट ना होने के बाद भी कम से कम हमारा उतना जर्मिनेशन हो जाए कि हमारा प्रोडक्शन अच्छे से अच्छा वहां पे हमको मिल जाए, ठीक है। पर्याप्त हमारा क्या हो, वहां पे प्रोडक्शन हमको मिल जाए, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वहां पे सीड रेट को बढ़ा देते हैं, ठीक है, ताकि हमारा जर्मिनेशन परसेंटेज बना रहे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस एरिया में जहां पर हमारा लॉन्ग गैप है रेनफॉल में, तो उस एरिया में मैनेजमेंट एक हम करेंगे, स्प्रे ऑफ यूरिया सोल्यूशन। हम वहां पे जो यूरिया डालेंगे ना, जो हम नाइट्रोजन या जो खाद हम डालेंगे वो सोल्यूशन फॉर्म में डालेंगे, ठीक है, विले के फॉर्म में डालेंगे, तरल फॉर्म में डालेंगे, लिक्विड फॉर्म में डालेंगे। क्यों, क्योंकि भाई देखो एक तो हमारे पास मॉइस्चर वहां पे है ही नहीं। अब आप ड्राई सॉइल के ऊपर आप किसी फर्टिलाइजर, ड्राई सॉइल के सरफेस के ऊपर किसी फर्टिलाइजर को आप अप्लाई कर रहे हो, तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मर्दा हमारे इसको ले ही नहीं पाएगी, ठीक है। क्योंकि हम क्या करते हैं, पहले इरिगेशन देते हैं, फिर हम खाद डालते हैं, ठीक है। 2-3 दिन के बाद में हम क्या करते हैं, सिंचाई करने के बाद में हम यूरिया डालते हैं, ठीक है। तो हम ये इसलिए करते हैं ताकि हमारे इरिगेशन देने के बाद में हमारी जो सोइल है उसके अंदर नमी की मात्रा बनी रहती है। तो जब वो नमी हल्की गीली हमारी मृदा होती है, तब हम यूरिया वगैरह का एप्लीकेशन अपने फील्ड में करते हैं, ठीक है, ताकि अच्छे से अच्छा न्यूट्रिएंट, अच्छे तरीके से न्यूट्रिएंट हमारे फर्टिलाइजर के अंदर से रिलीज हो पाए और प्रॉपर वो हमारे सोइल के अंदर जा पाए, उसको अच्छे से हमारा पौधा ले पाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, हम ग्रेनुअल फॉर्म में यहाँ पे हम या सॉलिड फॉर्म में हम फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन नहीं करेंगे। हम किस फॉर्म में करेंगे, स्प्रे के फॉर्म में करेंगे। उसको पानी में मिलाकर हम इसका क्या करेंगे, स्प्रे कर देंगे हमारे पौधों के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, प्रोवाइडिंग लाइफ सेविंग इरिगेशन एट क्रिटिकल ग्रोथ पीरियड। ये तो वही बात हो गई कि हमको अगर हमारे पास में इरिगेशन फैसिलिटी है या हमारे पास में हमने रेनफॉल वाटर को स्टोर किया हुआ है, तो हमको उस पीरियड में देना है जिस पीरियड में हमारी
क्या हो, क्रिटिकल ग्रोथ पीरियड हो फसल की, ठीक है, उस पीरियड में हमको वो इरिगेशन देना है, ठीक है, ताकि हमारी जो फसल है वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर पाए। नेक्स्ट हमारा क्या है, हम यहाँ पे वीड मैनेजमेंट अगर करेंगे इस एरिया में तो किसके द्वारा करेंगे, हम केमिकल के द्वारा। क्यों करेंगे हम, इसलिए केमिकल के द्वारा वीड मैनेजमेंट करेंगे। अगर हम इंटरकल्चर ऑपरेशन या हम टिलेज ऑपरेशन के द्वारा वीड मैनेजमेंट करेंगे तो टिलेज ऑपरेशन में हमारी सोइल जो है वो ओपन हो जाती है। जब सोइल हमारी ओपन हो जाएगी तो हमारा जो मॉइस्चर थोड़ा बहुत हमारी सोइल के अंदर है ना, वो मॉइस्चर भी ओपन होने की वजह से, डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में आने की वजह से वो भी इवेपोरेट हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे मैक्सिमम मॉइस्चर को बचाना है ताकि हमारी जो फसल है, हमारी जो फसल है उसको पर्याप्त मात्रा में मॉइस्चर मिल जाए, ठीक है। तो अगर हम वीड मैनेजमेंट टिलेज ऑपरेशन से करेंगे तो यहाँ पे हमारा मॉइस्चर तो बचेगा नहीं, उल्टा हमारा इवेपोरेट हो जाएगा। तो वीड मैनेजमेंट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे केमिकल का यूज करेंगे इसीलिए, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपकी समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट हमारा जो प्रॉब्लम है वो क्या है, अर्ली ऑनसेट ऑफ मॉनसून, ठीक है। अर्ली ऑनसेट मॉनसून का मतलब यहाँ पे ये है हमारा कि हमारे मॉनसूनों का क्या आना, जल्दी आ जाना। कभी कभी टाइम से, हमारी फसलों की बुआई के टाइम से पहले हमारे क्या आ जाते हैं, मॉनसून आ जाते हैं। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमको अर्ली क्रॉप ग्रोन वैरायटी का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसी वैरायटी यूज करनी पड़ेगी जो हमारी अर्ली क्रॉप ग्रोन है, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये करेंगे। दूसरा हम क्या करेंगे, यहाँ पे कल्टीवेशन ऑफ पर्ल मिलेट या सेसमम, इनकी क्यों हम कल्टीवेशन करेंगे, क्योंकि हमारी क्या होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप होती है, इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो छोटी होती है। तो इसलिए हम जब हमारे पहले मॉनसून हमारे अर्ली आ गए, जल्दी मॉनसून आ गए, तो ये हमारी लाइफ साइकिल भी क्या कर लेंगे, जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि जो बाद का पीरियड है हमारा, उस टाइम पे तो हमें अब हमने क्या करा, हमने इनके अलावा कोई और फसल वहां पे ग्रो कर ली, ऑयल मिलेट या सेसमम के अलावा हमने कोई और फसल वहां पे ग्रो कर ली जिसका जो ग्रोथ पीरियड है वो लंबा है। तो वहां पे इसको जर्मिनेशन तो इसकी अच्छे तरीके से हो जाएगी, टेल्डिंग स्टेज तक इसको मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी हमारे फसलों को हो जाएगी। लेकिन जब इसकी हमारी मैच्योरिटी स्टेज आएगी, जब हमारी फसल मैच्योर होगी, उस टाइम पर या जब हमारी फसल के अंदर फ्रूट बनना स्टार्ट होगा या सीड फॉर्मेशन होना उसके अंदर स्टार्ट होगा, तो उस टाइम पर मॉइस्चर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, वाटर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। उस टाइम पर हमारी मृदा के अंदर मॉइस्चर की कमी आ जाएगी। क्यों, क्योंकि मॉनसून हमारे पहले आ गए हैं, बारिश हमारी पहले पड़ चुकी है टाइम से पहले, और हमारी जो फसल है वो क्या है, उसका जो लाइफ ड्यूरेशन है वो लंबा है, ठीक है। तो लंबा लाइफ ड्यूरेशन होने की वजह से उसको बाद के पीरियड में, लास्ट पीरियड में उसको वाटर की कमी हो जाएगी, और जब लास्ट के पीरियड में कमी हो जाएगी तो वहां पे हमारा डायरेक्ट इफेक्ट इस पे पड़ेगा, फसल के उत्पादन पे पड़ेगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे हम चॉइस करेंगे ऐसी वैरायटी, ऐसी फसल का, या तो ऐसी क्रॉप का या ऐसी वैरायटी का जो हमारी क्या हो, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप वैरायटी हो या शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। तो नेक्स्ट हमारा जो प्रॉब्लम है वो क्या है, लेट ऑनसेट ऑफ मॉनसून। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो मॉनसून आने का समय होता है उस समय के बाद में आते हैं, मतलब लेट आते हैं, ठीक है। अब हमारा जो क्रॉप ग्रोन करने का समय निकला जा रहा है, ठीक है। हमको क्रॉप ग्रोन हमको 1 तारीख में करना, मान लो किसी मंथ के एक तारीख में हमको क्या करना है, क्रॉप को सीड का सोन करना है, और हमारा जो मॉनसून है वो 15 से 20 दिन के बाद आ रहा है। तो हमको तो मॉइस्चर उस समय पे चाहिए ना सोइल के अंदर, जब हमको सीड की बुआई करनी है। अब उस समय में हमें मॉइस्चर नहीं मिलेगा तो हमारी जर्मिनेशन परसेंटेज डायरेक्ट इफेक्ट होगी, ठीक है। जर्मिनेशन नहीं अच्छी हो पाएगी, जब जर्मिनेशन नहीं अच्छी होगी तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे किस पे पड़ेगा, हमारे उत्पादन पे पड़ेगा। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे इसका मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, ड्यू टू लेट ऑनसेट ऑफ मानसून द सोविंग ऑफ क्रॉप इज डिले, ठीक है। जो हमारी लेट मॉनसून आने की वजह से हमारी जो क्रॉप की बुआई है वो क्या हो जाती है, डिले हो जाती है। इसका जो सीधा सा परिणाम होता है, हमारी जो इल्ड है वो क्या हो जाती है, हमारी पुअर हो जाती है, ठीक है, रिजल्टिंग इन पुअर इल्ड। इसका जो परिणाम है हमारा इल्ड में हमारी क्या आ जाती है, पैदावार में कमी आ जाती है। अब इसका मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे,
ग्रो ग्रो अल्टरनेट क्रॉप एंड वैरायटीज। हम क्या करेंगे, बदल बदल के फसलों को बोएंगे, ठीक है। क्योंकि बदल बदल के क्यों बोएंगे, देखो फसलों को रेनफीड एरिया में अदल बदल के बोने के हमारे बहुत से बेनिफिट हैं। जैसे कि मैं बेनिफिट आपको बताऊं, तो अगर हम फसल को अदल बदल कर बोएंगे, एक तो हमारा जो इंसेक्ट पेस्ट का अटैक है वो हमारे कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब हम एक पर्टिकुलर एरिया में साल दर साल एक ही फसल को उगाते रहेंगे तो वहां पे एक ही तरीके के इंसेक्ट उस पर अटैक करते रहेंगे, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे उनको, क्योंकि होस्टिंग प्लांट उनको रेगुलर बेसिस पे वहां पे मिल रहा है, होस्टिंग क्रॉप्स वहां पे मिल रही है, तो वो इंसेक्ट साल दर साल उनकी पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी और वो वहीं पे उस पर अटैक करते रहेंगे। तो हमको क्या करना है, जब हम वो होस्टिंग प्लांट जिस पर हमारे इंसेक्ट जो सर्वाइव कर रहे थे उसकी जगह कोई और दूसरी फसल हम वहां पे ग्रो करेंगे, तो फिर उनका जो उनका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रहा था उस क्रॉप्स के ऊपर, उस पर्टिकुलर क्रॉप्स के ऊपर, वो अपना लाइफ साइकिल वहां पे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे हमने जो क्रॉप्स है वो अब हमने दूसरी क्रॉप्स ग्रो कर दी है, ठीक है। तो इससे हमारा इंसेक्ट का अटैक भी हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा अल्टरनेट क्रॉप ग्रो करने से, ठीक है। दूसरा हमारा क्या होगा, हमारे अलग अलग फसलों की अलग अलग वाटर रिक्वायरमेंट होती है। हम यहाँ पे ये करेंगे कि अगर हमने एक साल हमने क्रॉप ग्रोन करी, उसकी वाटर रिक्वायरमेंट कुछ ज्यादा है, तो अगले साल हमने ऐसी क्रॉप को ग्रोन करा जिसकी जल मांग हमारी या वाटर रिक्वायरमेंट कम हो, तो इससे हमारा मॉइस्चर भी सोइल के अंदर बना रहेगा और इंसेक्ट पेस्ट का अटैक भी हमारा कम होगा, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होंगी। कौन कौन सी हम अल्टरनेट क्रॉप ग्रोन करेंगे, एक तो हम यहाँ पे कास्टर को ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। और उसकी जो हमारी एक वैरायटी है कास्टर की, वो कौन सी, अरुणा, ठीक है। इसकी क्या है, हमारी वाटर रिक्वायरमेंट कम होती है। नेक्स्ट हम क्या है, यहाँ पे किस किस को ग्रो कर सकते हैं, ग्रीन ग्राम को ग्रो कर सकते हैं, पोपी को ग्रो कर सकते हैं, सनफ्लावर को ग्रो कर सकते हैं अदल बदल के, ठीक है। और फिर इसके बाद में हम और क्या करेंगे, ड्राई सोविंग करेंगे, ठीक है। हम पहले ही लेट ऑन सेट है हमारा, भाई हमारा जो मानसून है वो लेट है, तो हम सोविंग पहले ही कर देंगे। जब बारिश होगी हमारा इरिगेशन मतलब वाटर हमारी सीड को, हमारी फसल को बाद में मिल जाएगा, सोविंग हम ड्राई ही कर देंगे। हम ये नहीं वेट नहीं करेंगे कि जब हमारे मृदा के अंदर मॉइस्चर अवेलेबल हो तभी सोन करेंगे, नहीं, हम इसका वेट नहीं करेंगे, हम पहले ही बुआई कर देंगे। बाद में 4 से 5 दिन के बाद या 6 दिन के बाद या 10 दिन के बाद जब आपको आपकी मतलब फसल को रेनफॉल मिलेगी तो तब वो अच्छे से जर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्री सोविंग भी पहले भी हम सोविंग कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, हमको अपनी लेट ऑनसेट की वजह से हमें अपने क्रॉप ग्रोन को डिले नहीं करना है, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इसके साथ में सीड सोकिंग या ट्रीटमेंट, हम सीड ट्रीटमेंट भी करेंगे, या सीड को हम क्या करेंगे 4 से 5 घंटे के लिए हम वाटर में डिप करके छोड़ देंगे और फिर उसकी बुआई करेंगे, ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या है, ऑलरेडी सॉइल के अंदर मॉइस्चर अवेलेबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। उससे ये होगा कि हमारा जो सीड है उसके अंदर मॉइस्चर हमारा जा चुका होगा, वो भीग चुका होगा वाटर में, तो जब हम उसकी बुआई करेंगे तो उस कंडीशन में वो जल्दी जर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। या हम क्या करेंगे, उसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। हम ट्रीटमेंट का मतलब हम यहाँ पे कुछ फंगीसाइड्स का हम पानी के घोल में उसको मिलाकर, फंगीसाइड को या पानी में मिला उसको घोल बनाकर उसमें हम सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ट्रांसप्लांटिंग 1 मंथ ओल्ड बाजरा सीड, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम ट्रांसप्लांटिंग करेंगे किसकी, बाजरे के सीड की। 1 महीना ओल्ड बाजरे सीड का हम यहाँ क्या करेंगे, ट्रांसप्लांटिंग करेंगे। मतलब हम पहले उसकी नर्सरी तैयार करेंगे और नर्सरी तैयार करने के बाद में उसको फील्ड में हम ट्रांसप्लांट करेंगे, ठीक है। एक महीना पुराने बाजरा को हम ट्रांसप्लांट करेंगे, ठीक है। मतलब हमारा जो बाजरा है उसका जो सीडलिंग है वो प्रॉपर तरीके से परिपक्व हो जाए, अच्छी तरीके से उसके अंदर स्ट्रेंथ आ जाए, ताकत आ जाए हमारे जो ड्रॉट कंडीशन के प्रति लड़ने की, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, मोस्ट सुटेबल क्रॉप इन दिस कंडीशन इज सनफ्लावर। सनफ्लावर हमारे लेट ऑनसेट ऑफ मानसून कंडीशन के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी क्या है, प्रॉब्लम इन ड्राई स्पेल्स। ड्राई स्पेल्स मतलब वहां पे क्या है, सूखे की स्थिति हमारी बनी रहती है, प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल्स भी हो जाता है, बहुत ज्यादा सूखा भी पड़ जाता है, लॉन्ग टर्म तक भी सूखा पड़ जाता है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, तो देखते हैं हम
इफ ड्राई स्पेल्स इन 10 डेज ऑफ सोइंग। ठीक है, अगर हमारा जो ड्राई स्पेल्स है वो उस समय आया है जब हमने बीज की बुआई किए हुए हमको 10 ही दिन हुए हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, रीसोविंग कर देंगे। क्या कर देंगे, रीसोविंग कर देंगे, मतलब दोबारा से बीज की बुआई कर देंगे। अगर हमारा ड्राई स्पेल्स बुआई के 10 दिन के भीतर 10 दिन के अंतराल में हमारा ड्राई स्पेल्स आ गया है, ठीक है, 10 ही दिन हुए थे बीज की बुआई करे हुए, तो फिर हम क्या करेंगे, उसकी दोबारा सोविंग हमको करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट यहाँ पे क्या है, इफ द माइल्ड मॉइस्चर स्ट्रेस एट 30 to 35 डेज आफ्टर सोविंग। ठीक है, अगर हमने जो सोविंग किया हुआ है और सोविंग करने के 30 से 35 दिन के बाद अगर थोड़ा बहुत मॉइस्चर स्ट्रेस हमारी सोइल के अंदर आता है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, थिनिंग कर देंगे। थिनिंग मतलब जो हमारी क्रॉप्स है उसको क्या कर देंगे, हमारे प्लांट्स को हम क्या कर देंगे, थिनिंग कर देंगे, उखाड़ देंगे, मतलब प्लांट की पॉपुलेशन को वहां पे डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, उखाड़ के फील्ड से बाहर फेंक देंगे, क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्लांट हमारे फील्ड के अंदर हो गए या जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन जितनी ज्यादा फील्ड के अंदर होगी उतने ज्यादा उनका वाटर डिमांड उनका उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम फील्ड में प्लांट पॉपुलेशन को कम कर देंगे ताकि उनका वाटर रिक्वायरमेंट हमारा कम हो सके। ठीक है, क्योंकि मॉइस्चर अवेलेबिलिटी हमारे सोइल के अंदर वहां पे कम है। ठीक है, तो आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी आपके। थिनिंग कर देंगे, फिर हम क्या करेंगे, अल्टरनेट रो ऑफ सोरगम एंड पर्ल मिलेट। ठीक है, थिनिंग और हम क्या करेंगे, अल्टरनेट रो ऑफ सोरगम एंड पर्ल मिलेट, मतलब एक रो हम सोरगम की ले लेंगे और दूसरी रो हम किसके ले लेंगे, पर्ल मिलेट के ले लेंगे, मतलब रोटेशन हम यहाँ पे करते रहेंगे। ठीक है, एक के बाद एक रो हम अलग अलग यहाँ पे लेंगे, पहली रो हमारी सोरगम की या दूसरी हमारी किसकी होगी, पर्ल मिलेट की। तो इस तरीके से हम ये प्रॉब्लम ड्राई स्पेल्स में का मैनेजमेंट हम इस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, लो मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी। इस पर्टिकुलर एरिया में हमारे सोइल के अंदर मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी भी क्या होती है, बहुत ज्यादा लो होती है। ठीक है, तो जब मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी हमारी बहुत ज्यादा लो है तो किसकी वजह से होती है, क्योंकि हमारे इस पर्टिकुलर एरिया में हमारी सैंडी सोइल मिलती है। अब सैंडी सोइल की तो हमारी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती ही है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर कोहेशन फोर्स हमारा बहुत, पार्टिकल टू पार्टिकल जो फोर्स होता है कोहेशन, वो उस सैंडी सोइल में बहुत कम लगता है। तो जब सोइल के पार्टिकल का अटैचमेंट कम होगा तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी ही। ठीक है, तो जब लो मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी हमारी सोइल की होगी तो वहां पे हम क्या करेंगे, इसका मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम वहां पे करेंगे, एक तो हम टिलेज क्या करेंगे, मिनिमम टिलेज करेंगे, क्योंकि टिलेज की तो ज्यादातर हमारे सैंड सोइल में आवश्यकता नहीं होती है, तो हम क्या करेंगे, कम से कम टिलेज अपनाएंगे, क्योंकि जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर हमारे सोइल के अंदर है वो बना रहे, वो इवेपोरेट ना हो। ठीक है, दूसरा हम क्या करेंगे, हम उसके अंदर थोड़ा सा ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर देंगे या ऑर्गेनिक मैन्यूर ऐड कर देंगे उसके अंदर, ताकि उसके अंदर हमारी ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज हो सके और उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी थोड़ी बहुत इंक्रीज हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ऐसी क्रॉप का चॉइस करेंगे जिसकी हमारी क्या हो, वाटर रिक्वायरमेंट कम हो और जो हमारी क्या हो, शॉर्ट ड्यूरेशन हो। इनमें आए लो फर्टिलिटी ऑफ सोइल की यहाँ पे फर्टिलिटी भी कम होगी, तो हम क्या यहाँ पे क्या करेंगे, हम अच्छे फर्टिलाइजर का यूज करेंगे या केमिकल फर्टिलाइजर का हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। केमिकल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या ऑर्गेनिक मैन्यूर से तो हम तुरंत फर्टिलिटी को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, उसके लिए तो लंबा समय लगेगा भाई। फर्टिलिटी इंक्रीज होने में 7 से 8 महीने लगेंगे आपकी सोइल की, और उतना ज्यादा न्यूट्रिएंट भी वो नहीं देते हैं। तो हम क्या करेंगे, फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर के अंदर एक तो न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध होते हैं, दूसरा वो जल्दी न्यूट्रिएंट रिलीजेबल होते हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम का हम इस तरीके से निवारण यहाँ पे करेंगे। और यहाँ पे लो फर्टिलिटी अगर हमारे सोइल के अंदर है
तो और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं इसके साथ साथ में, हम क्या करेंगे, सोइल के अंदर मोनोक्रोपिंग करेंगे, क्योंकि भाई अगर मोनोक्रोपिंग नहीं करेंगे या हम मल्टीपल क्रॉपिंग करेंगे तो उनको उतने ज्यादा न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होगी ना, जितने हम साल में नंबर ऑफ फसलें ज्यादा लेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, साल में सिर्फ एक ही फसल ले लेंगे। और इसके साथ में हम क्या करेंगे, करेंगे लो वेजिटेटिव क्रॉप ग्रो करेंगे, लो वेजिटेटिव क्रॉप ग्रोन करेंगे हम यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा वेजिटेशन होगा उतना ज्यादा उसके न्यूट्रिएंट डिमांड ज्यादा होगी। तो यहाँ पे हमारी फर्टिलिटी की, सोइल की फर्टिलिटी तो हमारी ऑलरेडी क्या है, कम है। सारी चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। और ये प्रॉब्लम्स आप साथ के साथ अपने कॉपी में नोट कर लें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीजें, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीजें। एग्जाम में पूछी जाती है कि हमारे जो ड्राई लैंड या रेनफीड एग्रीकल्चर है या रेनफीड फार्मिंग है, उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है, इसका आप कैसे मैनेजमेंट कर सकते हो, ये सारी डिटेल आपसे पूछी जाती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर मेरा समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो और अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम रेगुलर बेसिस पे आपके लिए लेक्चर यहाँ पे लेके आ रहे हैं। और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आने वाले सारे हमारे लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज का हम लेक्चर यहीं पे हम एंड करते हैं। आप शेयर नहीं करते हो दोस्तों तक तो आप शेयर करिए और नोट्स बनाइए जो भी मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ उसके, ये बहुत अच्छा कंटेंट है आपके लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।